जनरली कौन से चेकअप है जो हमको रेगुलर कराने चाहिए? प्रेगनेंसी के अंदर एक मिथ है कि पपीता नहीं खाना चाहिए, पाइनएप्पल भी नहीं खाना चाहिए, तो ये मिथ है या फिर इनमें कोई लॉजिक है? दही कम खाया करो, पेट में जाके जम जाएगा तो बच्ची को तुम पुश नहीं कर पाओगी। हेल्दी पीरियड सर्किल क्या मतलब टाइमिंग क्या रहेगा उसका सही? विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, एक ऐसा शब्द जिसे आए दिन हम सुनते हैं, लेकिन बहुत कम महिलाएं ऐसी है जो इसका उदाहरण बन पाती है। तो इसी कड़ी के अंदर आज हमारे साथ जुड़ी है एक ऐसी शख्सियत जो महिला सशक्तिकरण शब्द को सार्थक करती है, डॉक्टर दिव्या कचोलिया मैम, जो कि राठी हॉस्पिटल से है, जो कि गायनोकोलॉजिस्ट हैं। नमस्कार, आपका यहाँ पधारने पे। नमस्ते मैम, आप दिव्या कचोलिया से डॉक्टर दिव्या कचोलिया बने, तो ये जर्नी कैसी रही? मैं कहाँ से शुरू करूँ? सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि मेरा जन्म एक डॉक्टर परिवार में हुआ है, तो एक शुरू से ही वही लाइफ मैंने देखी है। तो तभी से एक मन में हो गया था कि ये बहुत अच्छा पेशा है और मैं इसी को ही अपनाऊंगी। और ईश्वर की कृपा से, पेरेंट्स की देन से पढ़ाई में अच्छे थे, तो पढ़ते गए। फिर पिताजी ने ये देखा यहाँ पे कि सीकर में उस समय, दैट इज़ 1984 के आसपास, अच्छी स्कूल्स नहीं थी। तो मुझे सोफिया अजमेर कॉन्वेंट में भेजा, जो कि उस समय लाइक वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन इंडिया गिनी जाती थी। तो वहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई चालू की फ्रॉम द 6th स्टैंडर्ड। 6 से लेकर 12 तक वहाँ रहे। 12 के बाद में हम लोग, उस समय PMT का एग्ज़ाम होता था, तो PMT का एग्ज़ाम दिया, अच्छे नंबरों से क्लियर हो गया। फिर SMS जयपुर मुझे मिल गया। तो सही पूछिए तो मुझे कोई बहुत मशक्क़त नहीं करनी पड़ी और मैंने आराम से अपना MBBS कर लिया वहाँ तक। तो हम चैलेंजेस तो कुछ देखने को मिले नहीं और मोटिवेशन की नीड आपको ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि घर से ही मिल गया। हाँ बिल्कुल, घर से मिल गया। तो यू कैन से कि मेरा वो जो लाइफ थी शुरू से लेकर अब तक, तो दैट वाज लाइक बेड ऑफ रोजेस जिसको बोलते हैं, कि बड़े आराम से हुआ मेरा। लेकिन जैसे टाइम बीतता गया, आप डॉक्टर बने, तो सोसाइटी से कोई ऐसी चुनौतियाँ आपको देखने को मिली, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिला कि नहीं यार ये मैं नहीं कर पा रही, या फिर यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है? हाँ नहीं, अभी मैंने आपको सिर्फ MBBS तक बताया। MBBS के बाद जैसे अपने उन परिवारों में उस समय 24-25 के हम लोग हो गए थे कि भाई शादी करनी है, तो तुरंत मैं आगे की पढ़ाई नहीं कर पाई। तो MBBS के बाद शादी हो गई। शादी होते ही 2 साल में बच्ची हो गई। तो विद दैट बच्ची मुझे अपना प्री PG के लिए पढ़ाई करनी पड़ी। PG का एग्ज़ाम किया, वो मेरे लिए कुछ टफ था और फिर बाद में सिलेक्शन हो गया उसमें भी एक ही बार में। लेकिन हस्बैंड को मेरे को उनको जाना पड़ा दूसरी जगह उदयपुर, और मुझे रहना पड़ा जयपुर में। तो मैं, मेरी मदर इन लॉ और बच्ची, हम तीनों ने एक साथ रहे। और PG की जो पढ़ाइयाँ, गायनी में मुझे PG मिला, वो आपको अगर मालूम हो तो 18 से 36 घंटे एक साथ हमें ड्यूटी करनी पड़ती है लगातार। तो वो बच्ची के साथ करना, मदर इन लॉ को रखना और हस्बैंड का दूर रहना, ये एक काफ़ी टफ जॉब था मेरे लिए। सबने साथ दिया, घर वालों ने, सबने, लेकिन फिर भी आपको जो फेस करना होता है वो तो खुद ही को करना होता है। जी मैम, बिल्कुल सही बात है। मतलब आपकी इस बात से हम समझ सकते हैं कि चैलेंजेस तो आते रहेंगे, लेकिन चले जाओ। हाँ, ये तो आप समझते हैं कि जीवन चलने का ही नाम है। इसमें तो सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे। सुख को अपने आप सहेज के रखिए, और दुखों के समय जिसको अपन बोलते हैं भाई कष्ट है या परिस्थिति विषम है, उससे हमें सीखना चाहिए। वो तो आएंगे ही आएंगे, सबके जीवन में आते हैं। तो मैम, आपकी जर्नी मतलब शॉर्ट एंड स्वीट बहुत अच्छी लगी मुझे। अब मैं आपकी प्रोफेशन की बात कर लेती हूँ। बिल्कुल। पीरियड्स के अंदर हमको पेन होता है, तो हम उसको हील करने के लिए दवाइयाँ लेते हैं। तो मैम, ये क्या ठीक है? हाँ, सबसे बड़ी बात है कि कितनी दवाई हमको ज़रूरत पड़ रही है लेने की। अगर एक पीरियड में जनरली मैं देखती हूँ कि 3 से 5 दिन एक औरत सफ़र करती है। उन 5 दिनों में भी आप ये खुद भी जान सकते हो कि 3 दिन अपन ज़्यादा सफ़र करते हैं। उन 3 दिनों में अगर हम 2 या 3 गोली पर डे लेते हैं तो वो इतना हार्मफुल नहीं है। मत डरिए, मत ऐसा सोचिए कि मैं 2-3 दर्द की गोलियां या 5-6 दर्द की गोलियां अगर खा लूँगी तो मेरे किडनी डैमेज हो जाएगा। हम लोग वैसे भी दूसरा सॉल्ट देते हैं जो कि किडनी पे कम असर करता है। जो दर्द की गोली अपन जनरल टर्म्स में बोलते हैं वो किडनी पे असर करती है। जो हम पेट दर्द के लिए देते हैं, जो पीरियड के टाइम के लिए देते हैं, वो इतनी हानिकारक नहीं है। 5 या 6 गोली आराम से आप एक पीरियड के दौरान ले सकते हैं। मैम, इसके अलावा ऐसा होता है ना कि जैसे जेनेटिक की किसी को प्रॉब्लम चलती आई कि मेरी मदर को भी थी, मेरी मौसी को भी है, तो क्या चेकअप की नीड है या फिर चलने देना चाहिए? नहीं, चेकअप की नीड तो है। जो ये आप बात कर रहे हो जेनेटिक की, और जो मदर को या मौसी से वहाँ से आई है, वो अपन बात करते हैं कैंसर की, वो फैमिलीज़ में चलता है। लेकिन इसके अलावा भी जनरली औरतों को बहुत सारी तकलीफ होती है। छोटी मोटी गांठ हो गई, महीना बराबर नहीं आ रहा, ज़्यादा आ रहा है, हर 15 दिन में आ रहा है, ये तो कोई जेनेटिक नहीं है, ये आपका अपना है। तो अगर ऐसी गड़बड़ हो रही है तो आपको बिल्कुल डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपना चेकअप कराना चाहिए।
अगर आप 40 के ऊपर हैं, 35 के ऊपर हैं, तो मैं समझती हूँ कि हर साल आपको एक फुल बॉडी चेकअप कराना चाहिए और गायनी चेकअप तो अवश्य ही कराना चाहिए। तो मैम जनरली कौन से चेकअप है जो हमको रेगुलर कराने चाहिए? एज अ फीमेल बात करें तो हर साल एक सोनोग्राफी होना चाहिए, एक पैप स्मीयर जांच होती है जिससे कि हमें बच्चेदानी के मुंह पर अगर कोई घाव है, कोई जख्म है या कोई अर्ली कैंसर बन रहा है तो उसकी जांच पैप स्मीयर से हो जाती है। दूसरा, अपने को ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी खुद को आना चाहिए। खुद को आपको नहीं समझ आए डॉक्टर से जाके पूछिए, और नहीं तो एक सोनोग्राफी मैमोग्राफी बिल्कुल हर साल एक करवाइए। खास करके अगर आपके घर में ब्रेस्ट की कैंसर की कोई हिस्ट्री है तब आप हर साल अपनी जांच बिल्कुल आवश्यक रूप से करवाइए। मैम इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी के अंदर एक मिथ है कि पपीता नहीं खाना चाहिए और ये पाइनएप्पल भी नहीं खाना चाहिए, तो ये मिथ है या फिर इनमें कोई लॉजिक है? लॉजिक पपीता से बोलते हैं थोड़ा सा यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ते हैं, तो अर्ली में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो मीन्स थोड़ा आपको पेट में दर्द होगा, एक्टिविटी बढ़ेगी, तो जनरली हम भी मना ही करते हैं उसको खाने से। एकदम ऐसा नहीं है कि एक दिन भी खा लिया तो कुछ हो जाएगा, बट अपने पास इतने सारे फ्रूट्स हैं तो फिर हम पपीता ही क्यों चूज करेंगे ना। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पपीता खाएं, बल्कि आप ना खाएं तो बेटर है। मैं भी यही सजेस्ट करती हूँ लोगों को। मैम एज मदर मुझे एक एक्सपीरियंस मिला कि जो बड़ी बूढ़ी लेडीज़ थी वो मुझे बोलती थी तुम छाछ कम खाया करो, दही कम खाया करो, पेट में जाके जम जाएगा तो बच्ची को तुम पुश नहीं कर पाओगी लास्ट टाइम पे। तो ये बात इसमें कितनी सच्चाई है? ये टोटल मिथ है, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। आराम से आप दही छाछ खाइए, प्रेगनेंसी में खाइए, डिलीवरी के बाद खाइए, जब बच्चे को दूध पिलाते हैं तब आराम से ले सकते हो, उसमें कोई भी। और मैम वो हमारे राजस्थान में एक चल रहा है कल्चर, मतलब पुराना चलता आया है कि दूध के अंदर घी मिला के देते हैं लास्ट टाइम पे कि बच्चा अच्छे से डिलीवर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, देखो खाने से कोई नुकसान भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे डिलीवरी ईजी हो जाएगी, ऐसा पेनलेस होगी है सब। ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तो देखो डिलीवरी कैसे होगी और कितनी मुश्किल से होगी वो अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपका बच्चे का साइज कितना है, आपका पेल्विस का रास्ता कितना है, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है। अगर बहुत बड़ा बच्चा है और जगह कम है तो बच्चा कैसे आएगा? तो ये सिर्फ दूध में घी डालने से तो नहीं आएगा। बट एक चीज़ है कि आप अगर थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस, पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइजेस अगर आप करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दैट विल हेल्प, क्योंकि उससे आपके मसल्स और लिगामेंट्स टोन्ड अप रहते हैं, वो आपको मदद करेंगे बिल्कुल। जी मैम, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमें दी। इसके अलावा मैम मैं ये जानना चाहूँगी कि मेनोपॉज एक फीमेल के लिए बहुत मतलब सबके जीवन में एक बार होता है, तो ये मतलब बाद में प्रॉब्लम देता है कि पीरियड्स रेगुलर चलने चाहिए या फिर ठीक है रुक गया तो हम कोई स्पेशल इन चीज़ों पे ध्यान देना है? अब नहीं, देखो सबसे बड़ी बात है कि ये तो एक नियम है। जैसे अपन 12-13 साल के होते हैं तो मेनार्की होती है, मतलब कि हमारा पीरियड चालू होता है, और फिर जब हम 40, 45, 50 के होंगे तो एक मेनोपॉज आएगा ही आएगा। ये तो निश्चित ही है कि आएगा, ये आना भी चाहिए। अब ये आजकल ये ज़रूर हो रहा है कि थोड़ा लेट आ रहा है, लेकिन 45 से 50 पे भी जा रहा है, 50 से 55 पे भी जा रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या आती है फीमेल को, क्योंकि आपके अंदर जो हार्मोन्स थे, जो फीमेल हार्मोन्स थे, वो धीरे धीरे कम होके ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं। तो अभी आपको क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है? ईस्ट्रोजन कम हो जाता है, तो आपको प्रॉब्लम्स में आपको ये जानना चाहिए कि क्या क्या प्रॉब्लम मेरे को आ सकती है। तो कुछ लेडीज़ को जैसे हॉट फ्लशेज होंगे। हॉट फ्लशेज का मतलब क्या है कि एकदम बैठे हैं तो अपने को ना सब जगह गर्म लगेगा, या पंखा भी चल रहा है तो आपको ऐसा लगेगा मुझे पसीना आ रहा है। फिर आपकी बोन्स थोड़ी हल्की वीकनेस बोन्स में आती है, और आपका मूड स्विंग्स होंगे। तो इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए कि ये मुझे होंगे। लेकिन एक और बात है कि इनको हम करेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, हर पेशेंट को मेनोपॉजल सिम्टम्स नहीं आएंगे। आप 10 औरतों को यहाँ बैठा दीजिए, 5-6 तो बोलेगी मेरे को तो कुछ पता ही नहीं पड़ रहा, आई एम ओके, और 1-2 को इतने ज़्यादा आएंगे कि वो डॉक्टर के पास जाएगी कि मुझे बैठे बैठे एकदम तरबतर हो गई, इतना पसीना आ गया, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, एकदम कभी मूड अच्छा रहता है कभी ख़राब हो जाता है। तो उन पेशेंट्स को हम दवा दे सकते हैं, उसकी मेडिसिन्स हैं और वो अच्छे से क्योर भी हो जाती है। हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं इस चीज़ के। बहुत ही मतलब सरल शब्दों में आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, मतलब मुझे बहुत ईजीली समझ में आ गया। हाँ, इसके अलावा मैम एक मिथ और है कि मतलब पीरियड्स के अंदर तुम खट्टा खाओगे तो तुम्हें हैवी ब्लीडिंग होगी, तुम्हें नहीं खानी चाहिए, अचार नहीं खाना चाहिए। ये तो बिल्कुल ही मिथ है। ये तो आई थिंक आजकल तो ऐसा शायद कम लोग फॉलो कर रहे हैं, कुछ गाँव में जैसे बूढ़ी औरतें या वो बोल रहे होंगे, अदरवाइज ये बिल्कुल ही मिथ है, इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ना है। बहुत ऑयली चीज़ें आप ना खाएं, बिकॉज वो तो वैसे भी अपने को डेली डाइट में क्यों ऑयली खाना है, लेकिन खट्टा खाने से कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। आप एक हेल्दी डाइट लीजिए, हाइड्रेशन पूरा रखिए, वो काफ़ी है। तो मैम हेल्दी पीरियड सर्किल क्या मतलब टाइमिंग क्या रहेगा उसका? सही मतलब एक 25 से 30 दिन में किसी को महीना आना और 3 से 5 दिन चलना, ठीक ये इसको अपन नॉर्मल पीरियड साइकिल बोलते हैं।
और 3 to 4 पैड्स पर डे यूज़ करता है, इसको नॉर्मल बोलते हैं। अभी कोई पूछता है ज़्यादा किसको बोलते हैं, कम किसको बोलते हैं, तो आपका नॉर्मल और दूसरे का नॉर्मल अलग अलग हो सकता है। किसी लड़की को अगर सिर्फ 3 दिन पीरियड हमेशा से चल रहा है और सडनली 5 या 6 दिन हो गया, वो अब नॉर्मल है। और किसी को 5 दिन हमेशा ही चलता आया है, तो फिर उसके लिए 7-8 दिन जो होगा या 10 दिन होगा वो अब नॉर्मल होगा। लेकिन 3 से 5 दिन रहना और 2 या 3 दिन चलना ये नॉर्मल है। मैम क्लोटिंग होती है वो? क्लॉटिंग का मतलब एक्चुअली क्या होता है? क्लॉटिंग का मतलब है कि किसी को हैवी पीरियड होना, उसको हम बोलते हैं क्लॉटिंग। भाई पेशेंट आता है वो तो बोलता है मुझे क्लॉटिंग हो रही है, लेकिन डॉक्टर को समझ जाना चाहिए क्लॉटिंग का मतलब है कि हैवी पीरियड। वाई? बिकॉज ज़्यादा होता है तब वो जम जाता है और वो क्लॉट बन जाता है, तो असल में वो एक्स्ट्रा ब्लीडिंग है। तो वहाँ ध्यान देने की जरूरत। हाँ, वो थक्के बन के अगर आ रहे हैं तो आपको डॉक्टर को बता दीजिए एक बार जाके कि मुझे ज़्यादा हो रहा है, फिर वो असेस करेंगे, आपका हीमोग्लोबिन लेवल चेक करेंगे। अगर वो कम नहीं है, वो 12 है 13 है, इट इज़ फाइन, फिर फ़र्क नहीं पड़ता। वाह मैम, मतलब आपने अपनी जर्नी बहुत अच्छे से मतलब फुलफिल की, और इसके अलावा जो आपने इतने बोल्डनेस तरीके से हमको आंसर किए हैं, मैं तो अप्रिशिएट करूंगी आपको। इसके अलावा मैम मैं आपसे ये और बोलना चाहूँगी कि जो लेडीज़ हैं आगे बढ़ना चाहती है, तो उन्हें ऐसा क्या अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए, क्या अपने आप से फील करना चाहिए ताकि वो आगे बढ़ सके? क्योंकि काफ़ी सारी सिचुएशन ऐसी होती है कि वहाँ वो सरेंडर कर देती है कि मुझे नहीं करना। अब आप खुद ही देखिए, जैसे सरेंडर कर देती है और अपन कह रहे हैं कि वो करना चाहती है, तो उन दोनों में वो जो गैप है वो नहीं होना चाहिए। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप पूरी शिद्दत से करिए, पूरी हिम्मत से करिए। अगर आप खुद ही अपनी हिम्मत अपने आप में नहीं दिखाएंगे तो ये मान के चलिए कि आपके घर वाले चाहे कोई भी हैं वो आपकी मदद नहीं करेंगे। अगर अपन खुद हिम्मत दिखाते हैं, मैं आगे बढ़ के बोलती हूँ मुझे इतना टाइम यहाँ लगाना है, मुझे ये सीखना है, ये करना है, फिर मैं नहीं समझती कि कोई आपको रोक सकता है। तो अपने अंदर की जो इच्छा शक्ति है उसको आप स्ट्रांग बनाइए। अपनी पहले इच्छा तो होनी चाहिए ना। जी मैम, बिल्कुल सही है कि मुझे ये करना है। अब आपने सोच लिया मुझे ये काम करना है, हो सकता है आपका भी घर है, परिवार है, बच्चे हैं, लेकिन आप निकल के आ गई हो, तो वो मेन जो चीज़ है वो अपनी खुद की इच्छा है, वो होनी चाहिए। जी मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा आंसर आपने किया। इसके अलावा लास्ट एक क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि ये जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो भावी डॉक्टर्स को आप क्या कहना चाहेंगी? भावी डॉक्टर्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि कठिन है समय आगे का काफ़ी ज़्यादा, लेकिन फिर भी दुनिया में इंसान तो कम नहीं होंगे, बीमारियां तो बढ़ती ही जा रही है, तो उनके लिए मैं तो मानती हूँ बहुत बहुत अच्छा स्कोप है। हालांकि आजकल लोग बोल रहे हैं ना, और ज़्यादातर आप देख रहे हो कि इस फील्ड में क्यों जाएं, इसमें तो बहुत आप मतलब बहुत प्रॉब्लम्स है इसमें ना। आजकल पब्लिक बड़ी स्मार्ट हो गई है, तो डॉक्टर्स पे अपन रोज़ देखते हैं क्या क्या हमले हो रहे हैं या इस तरह से बातें हो रही है, लेकिन फिर भी उनके लिए स्कोप बहुत अच्छा है। और मैं आज भी मानती हूँ कि बहुत नोबल प्रोफेशन है, क्योंकि अपन किसी इंसान की सेवा कर रहे हैं, इससे बड़ा क्या कर्म हो सकता है। तो मैं तो कहना चाहूँगी कि जिसको बनना है, अंदर से उसके अंदर सेवा की भावना है, वो बने। सिर्फ पैसा कमाने के लिए आप डॉक्टर बने वो तो सही नहीं है, फिर तो अपन गलत काम ही करेंगे। अगर आप सेवा की भावना से, किसी को ठीक करने की भावना से बनेंगे, तो इससे बड़ी सेवा कुछ नहीं हो सकती। थैंक यू, बहुत ही अच्छी आपकी सोच है, और उज्जवल भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू वेरी मच।